द इटर्नल्स वॉल्यूम 3 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अकारिस जो है दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाता है और अब उसके पास उसकी सारी मेमोरीज और सारी इटर्नल पावर्स वापसी आ चुकी होती हैं। और इसी तरह वहीं पे देखते हैं कि थीना और बाकी दूसरे जो इटर्नल्स होते हैं उनकी पावर भी डिस्कवर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हमने साथ में पिछली बार ये भी देखा था, एक ऐसा इटर्नल है जो कि 1 मिलियन ईयर से जो है सिर्फ 11 साल का ही है और वो किसी वजह से बढ़ नहीं पा रहा था। तो उसी ने जो है ये सारी प्लानिंग के सारे इटर्नल्स को भुलवा दिया था कि वो लोग इटर्नल है और उनको आम इंसान बना दिया था, जिसकी वजह से वो भी एक मोर्टल बन गया था और इस वजह से वो अब बढ़ सकता था। तो इसीलिए जो है उसने ये सारी चाल चली थी और सारे इटर्नल्स को भुलवा दिया था कि वो इटर्नल्स हैं। और हम देखते हैं कि वो मक्कारी को अपने जाल में फंसा लेता है और उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन हम वहीं से देखते हैं कि जब ये बात अकारिस को पता चल जाती है, जब उसकी मेमोरीज वापसी आ जाती है, तो सारे इटर्नल्स को जमा करना शुरू कर देता है और वो थीना के पास जाता है और उसको बोलता है कि अब हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि दुनिया को हमारी ज़रूरत है। अब आगे यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं उन 2 डिविएंट्स के पास जो कि उसी पार्क के अंदर बैठे हुए हैं जहाँ पे भी हमने देखा था कि स्प्राइट जो था मकारी को लेकर गया था। और हम देखते हैं कि यहाँ बेसिकली वो एक न्यूज़ का इंतजार कर रहे होते हैं और उनके पास फ़ोन कॉल आती है और वो बताता है कि अकारिस जो है अभी ओलंपिया से इस तरह से निकला है जैसे एक शैंपेन के अंदर से कॉक निकलता है, मतलब उसकी पूरी पावर्स जाग चुकी हैं और वो सब कुछ जान चुका है अब। और वहीं पर हम देखते हैं कि ये दोनों इटर्नल बेसिकली खड़े होकर उस बच्चे का इंतजार कर रहे होते हैं, यानी स्प्राइट का। और हम देखते हैं कि जब वो आते हैं तो वो दोनों एज अ फैन जाते हैं उसके पास उससे मिलने के लिए कि हमें उसका ऑटोग्राफ वगैरह लेना है। लेकिन दरअसल वो उसको यहाँ पे उठाने के लिए आए हुए होते हैं। और हम देखते हैं जब उसके जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं उन डिविएंट्स को मना कर रहे होते हैं करीब आने से, लेकिन उसमें से एक जो डिविएंट होता है वो अपने असली रूप में आ जाता है, मतलब उसके पेट के अंदर भी एक मुंह होता है जिससे वो उसका हाथ खा जाता है और बोलता है कि अब तुम देख सकते हो तुम्हारी दोस्त की क्या हालत है। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो हमें मारने की कोशिश कर लो और खुद भी मर जाओ, या फिर अपनी दोस्त की जान बचाओ और हॉस्पिटल चले जाओ, चॉइस तुम्हारी है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से हट जाते हैं और स्प्राइट भागना शुरू करता है, लेकिन उन डिविएंट से स्प्राइट ज़्यादा दूर भाग नहीं पाता और वो दोनों उसको पकड़ लेते हैं। यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं मैनहट्टन के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक आदमी होता है जो कि गली के अंदर जाता है और वो देखता है कि कचरा कुंडी के अंदर एक बुढ़ा सा आदमी पड़ा हुआ होता है और वो उससे आगे बोलता है कि उठो उठो माइटी फॉलन, तुम्हें उठना होगा। और वहाँ पे उसका कुत्ता जो है भौंकना शुरू कर देता है। तो बोलता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं ओल्ड मैन को हर्ट नहीं करने वाला हूँ। और बोलता है कि वेक अप ज़ूरस, ये टाइम आ चुका है, अब ये सब शुरू हो चुका है। और हमें पता चलता है कि बेसिकली वो जो भिखारी टाइप का आदमी होता है वो ज़ूरस होता है, जो कि यानी कि इनका जो सबसे पावरफुल और बड़ा कैरेक्टर है। और वो बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं एजेक हूँ, मैं वो हूँ जो सेलेस्टियल से बात कर सकता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो हम बेसिकली यहाँ पे देखते हैं कि एजेक जो होता है उसकी मेमोरीज जाग चुकी होती हैं, तो इसलिए वो ज़ूरस को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पहुँच जाता है और ज़ूरस की मेमोरीज बेसिकली अभी तक जागी नहीं है। और हम यहाँ देखते हैं कि बेसिकली एजेक जो होता है वो ज़ूरस को समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि किस तरह से उनके साथ ये सब कुछ हुआ है। और एजेक समझाने की कोशिश करता है कि किस तरह से उन लोगों ने जो गलती करी थी इतने टाइम पहले उस रॉक के अंदर जाके वो उन्होंने सुधारनी होगी, और किस तरह से अकारिस की मेमोरीज वापसी आ चुकी हैं और मक्कारी को भी तकरीबन उसकी मेमोरीज मिल चुकी हैं। और यहाँ पे एजेक जो एक ज़बरदस्त बात आता है और वो ये होती है कि वो बोलता है कि मैंने ही उन डिविएंट्स को हायर करा था ताकि वो जो है अकारिस को पकड़ा के उसको मार सकें। मतलब हम देख रहे थे शुरू में कि वो जो डिविएंट जिससे बात कर रहे थे फ़ोन कॉल के ऊपर कि अकारिस को हम लोग किस तरह से मारे, तो वो बेसिकली एजेक से बात कर रहे थे। एजेक को सारी चीज़ें शुरू से याद थी और उसके मुताबिक वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे पता है अकारिस के पास कोई मेमोरीज वगैरह नहीं थी और वो उस तरह से घूमना उसके लिए कोई फ़ायदे की बात नहीं थी। और मैंने सोचा कि वो स्टेटिस या एक्टिवेशन चैम्बर के अंदर रहेगा तो वहाँ ज़्यादा सेव रहेगा और शायद उसकी मेमोरीज आ जाएंगी। लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उसको मरवाया। और बोलता कि मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी क्योंकि जिस टाइम पे उसको मारा गया उसी टाइम पे जो है एग्जैक्टली मक्कारी, सरसी, ड्रूक और थीना वो एक साथ एक फिजिकल स्ट्रेस के अंदर थे और उसी वजह से ये एक बिगिनिंग थी यूनी माइंड की। और ये मेरी गलती थी क्योंकि मैं इस बार कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। अकारिस जो है वो फुल्ली रीएक्टिवेटेड हो चुका है, लेकिन बाकी के जो 4 हैं वो भी फुल्ली रीएक्टिवेट नहीं हुए हैं। तो इसलिए उनको अगर दोबारा रीएक्टिवेट होना होगा तो उनको एक बार मरना पड़ेगा और दोबारा से रीबिल्ड होना पड़ेगा। इसी के जरिए उनकी सारी मेमोरीज और पावर्स अनलॉक हो पाएंगी, जिस तरह के मैंने अकारिस के साथ करा है। लेकिन डिविएंट ने मेरे साथ इस बात पे दिया था कि मैं उनके उस गॉड को जगाने में मदद करूंगा, और ये भी मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो अब तुम समझ रहे हो ना कि हमें जल्द से जल्द ड्रीमिंग सेलेस्टियल के पास जाना होगा क्योंकि वो जागने वाला है और वो जो है फिर उन होर्ड्स को बुला लेगा और उनको रिफेट करने के लिए हमारे पास इस दुनिया पे कोई ताकत नहीं है, हम मारे जाएंगे। लेकिन हमें उसके जागने से पहले वहाँ पे जाके उसको दोबारा से सुलाना होगा। और हम देखते हैं अचानक जो है वो बुड्ढा उसकी आंखें चमकने शुरू होती हैं और बोलता है कि एजेक। तो एजेक बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं आपका सर्वेंट और आपका गुलाम हूँ लॉर्ड ज़ूरस। तो वो बोलता है कि हम हैं इटर्नल, हम जो हमेशा से लाइफ को सर्व करेंगे, हम गार्ड करेंगे इस अर्थ को, हम प्रिजर्व और मेंटेन करेंगे। तो एजेक बोलता है कि यस लॉर्ड, जैसा आप कहें। तो ज़ूरस बोलता है तो उसका मतलब ये है कि ये एक बार फिर शुरू हो चुका है और अब हमें इसको रोकना होगा। तो बेसिकली यहाँ से ज़ूरस की मेमोरीज भी जो है वो वापसी आ गई हैं। और यहाँ हम दूसरी तरफ मक्कारी को देख रहे होते हैं कि किस तरह से वो हैंग हुआ होता है और उसने क्योंकि सेलेस्टियल के ऊपर अटैक किया होता है, इसी वजह से उसकी ये हालत हो गई होती है। अच्छा, यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं वोर्ज़ोखियन पार्लियामेंट हाउस के अंदर, यहाँ नहीं के ड्रूक के पास। और बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ पे पार्लियामेंट के बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो कि इसकी जजमेंट करने के लिए बैठे होते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे ड्रूक जो है वही सारी चीज़ें चलता है अपनी, और वो कुछ लोगों को सामने ले आता है जो कि उन्हीं के लोग होते हैं।
और बोलता है कि इन लोगों ने मुझसे गद्दारी करने की कोशिश करी है, अब तुम लोगों के पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि तुम लोगों के हाथ में एक ब्लेड दे दिया जाएगा, और अगर तुम मेरी तरफ हो और जीना चाहते हो तो तुम्हें इन लोगों को मारना होगा, वो भी अपने हाथों से, वरना तुम खुद मरोगे। लेकिन हम देखते हैं इसमें से एक आदमी होता है, वो उठकर आ जाता है गुस्से में ड्रूक की तरफ और बोलता है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, तुम एक मॉन्स्टर हो। लेकिन हम देखते हैं कि ड्रूक अपनी पावर इस्तेमाल करता है और बोलता है कि अपने गले में एक ब्लेड रखो और चला दो। और हम देखते हैं कि वो आदमी बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिसको देख के सब डर जाते हैं। और इस तरह जो है ड्रूक के खौफ की वजह से सब लोग उसका साथ देना शुरू कर देते हैं। और बेसिकली ड्रूक जो है एक आहिस्ता आहिस्ता सारे लोगों को अपनी तरफ कर लेता है ताकि वो अपनी कंट्री बना सके। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं बीनेथ द गोल्डन गेट पार्क, यानी कि जहाँ पे वो सेलेस्टियल को कैद किया गया है। यहाँ पे वो दोनों डिविएंट जो है स्प्राइट के साथ यहाँ पे आते हैं और वो बोलता है आपसे मिलकर दोबारा हमें अच्छा लगा, हम आपको याद तो होंगे ना। मुझे डर है इस बात का कि आखिरी बार हम जब मिले थे तो मैंने आपसे कुछ सफ़ेद झूठ कहे थे, लेकिन वो हम दोनों के लिए भले के लिए थे। और मैं इस बात पे भी ट्रस्ट करता हूँ कि आपके दिल में थोड़ी बहुत जगह होगी तो आप हमें माफ़ कर ही देंगे। मेरा नाम है मोरजेक और ये मेरा फ्रेंड, इसका नाम गिल्थ है। हम वो दो हैं जिनको लोग कहते हैं चेंजिंग पीपल, लेकिन आप इटर्नल्स हमें बहुत सारे नाम से बुलाते हैं, जैसे डिविएंट्स, मोंगल्स, सब ह्यूमंस, स्कम। लेकिन हमें चेंजिंग पीपल कहना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इससे हमारी जो है डाइवर्सिटी नज़र आती है कि हम कितने ज़्यादा डाइवर्स हो सकते हैं और कितने ज़्यादा डाइवर्स हैं। और वो बताता है कि तुम इटर्नल्स की ज़िंदगियाँ तो बहुत लंबी होती हैं, लेकिन तुम लोगों की मेमोरीज बहुत शॉर्ट होती हैं। लेकिन हम चेंजिंग पीपल जो है, हमारी ज़िंदगियाँ तो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन हम कुछ भूलते नहीं हैं। हमसे ये उम्मीद नहीं रखना कि हम तुम्हें मार देंगे, क्योंकि पहले ही हमने अकारिस को बहुत मुश्किल से मारा है, उससे बहुत मुश्किल से जान छुटाई है। और बोलता है कि उसके लिए वो ज़्यादा ग्रेटफुल तो होगा नहीं, लेकिन तुम देखना कि एक फुल इटर्नल इनफ होता है। ये एक क्राइम था अगेंस्ट लाइफ, और यही बात जो थी सेलेस्टियल्स ने एजेक को कही थी। और देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं सही है। वो सेलेस्टियल जो है उन्होंने हमें इस दुनिया के ऊपर प्लांट किया, मतलब उन्होंने हमें पैदा किया। आफ्टर ऑल उन्होंने उन ह्यूमन टैबलेट को लिया था और उससे बहुत सारी तरह के लोग बना दिए थे, लेकिन असल बात यह है कि उन्होंने हमें यहाँ पे छोड़ दिया था पलने बढ़ने के लिए और मल्टीप्लाई होने के लिए। और फिर हम लोग जब इतने ज़्यादा हो गए तो वो लोग बहुत सी लौट कर आए, द सेकेंड होस्ट। लेकिन वो यहाँ पे इसलिए आए ताकि वो हम पे फीड कर सके, वो हमें खा सके। मक्कारी, तुम समझ रहे हो? मतलब हम जो थे उन लोगों के लिए फूड थे, हम द फूड ऑफ गॉड्स कहलाए। मतलब वो हमें यहाँ खाने के लिए आते थे, वो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई इसलिए करके गए थे ताकि जब वो अगली बार आ सकें तो वो अपना पेट भर सकें। लेकिन एजेक को पता था ये बात, और उसने सेलेस्टियल से पूछा भी था, और उसने हमें ये बात बताई। और उसने बताई कि उनमें से एक सेलेस्टियल जो था उसको ये लेगेसी पसंद नहीं थी बिल्कुल भी, और उसने आवाज़ उठाई इन लोगों के खिलाफ और कहा नो मोर। लेकिन उसके उसी क्राइम की वजह से उसको यहाँ पे इम्प्रिजन कर दिया गया है। उसके शैल को इतना डार्क कर दिया गया है ताकि उसके अंदर कोई लाइट पास ना हो सके और वो कभी जिंदा ना हो सके। लेकिन जो कुछ भी सेलेस्टियल इस दुनिया पे छोड़कर जाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई चाबी ज़रूर होती है। और हमें ये पता था कि इस चीज़ की चाबी हमेशा से इटर्नल्स ही हैं। और यहाँ पे दोबारा मैनहट्टन के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे सर्सी बैठी हुई थी अपने अपार्टमेंट के अंदर, और वो बेसिकली डोर के ऊपर एक नॉक होती है, और जब वो खोलती है तो वहाँ पे बेसिकली इटर्नल, अकारिस और थीना आई हुई होती हैं। और बेसिकली मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट करके ये बता देता हूँ कि ये दोनों जो है इसको रिक्रूट करने के लिए आए हुए हैं उनका, क्योंकि जो मिशन है उस पर उनको और इटर्नल्स की ज़रूरत है। तो अकारिस ने बहुत टाइम से लोगों के ऊपर नज़र रखी हुई थी जो उसको इटर्नल लग रहे थे, तो अब उन सबसे उनकी मदद के लिए आता है। और यहाँ पे बेसिकली अकारिस उसको बताने की कोशिश करता है कि वो लोग कौन है, उनका क्या मकसद है और क्या क्या हो रहा है इस दुनिया के अंदर। लेकिन सर्सी यही बोल रही होती है कि देखो ये बहुत ज़्यादा फ़नी है, लेकिन मैं आयरन मैन को भी बोल चुकी हूँ कि मुझे एक नॉर्मल लाइफ गुजारनी है, मैं किसी किस्म का कोई ट्रबल नहीं चाहती हूँ। तो थीना बोलती है कि नहीं, तुम जो है एक चेंजर हो सर्सी, जैसे कि स्प्राइट है, जैसे कि ड्रूक है, जैसे कि लेग बाय है, तुम जो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर सकती हो, मैं ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ, ना ही अकारिस कर सकता है। अकारिस जो है एक मूवर है, वो बहुत स्पीड से चल सकता है, इधर उधर जा सकता है। तो सर्सी बोलती है अगर ऐसी बात है तो तुम अपने उन वाले दोस्तों को लो और चले जाओ उनके साथ, तो अपनी इस मैडनेस के अंदर मुझे क्यों घसीट रहे हो। तो बोलता है कि स्प्राइट जो है उसी ने ये सब कुछ शुरू किया है, और ड्रूक मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करता है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। और लेग बा जो है वो उन लोगों में से जो अभी तक मिसिंग है। तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही चेंजर है और वो हो तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। अर्थ जो है एक प्रिजन प्लेनेट है, वो भी ड्रीमिंग सेलेस्टियल के लिए। बेसिकली उसकी केसिंग, मेरा मतलब दरअसल उसकी केसिंग्स है, एनीवे वो एक ही बात है, क्योंकि उस केसिंग के अंदर वो सेलेस्टियल ही है। उस केसिंग को वो लोग जो हैं इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर इंटरैक्ट करना चाहते हैं और उसके ज़रिए उसकी सारी शक्तियाँ जाग जाएंगी, लेकिन हमें ऐसा करने से रोकना होगा। मेरे हाथ लो और उसको छुओ, इससे तुम्हें हर चीज़ महसूस होना शुरू हो जाएगी। अब 1 मिलियन ईयर्स ऑफ मेमोरीज सर्सी, मतलब तुम्हारी 1 मिलियन की जो मेमोरीज हैं वो तुम्हें सब समझ में आ जाएंगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। बस मुझ पर भरोसा करो। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि जब सर्सी उसका हाथ पकड़ने वाली होती है तभी उसकी दोस्त एबी जो है वो वहाँ पे आती है और बोलती है कि सर्सी आखिरकार ये हो क्या रहा है, मैं पुलिस को बुला रही हूँ। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं अकारिस जो अपनी आंखें चमकाते हुए बोलता है कि सॉरी मिस, लेकिन आपको अब इस बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा, हम में से किसी के बारे में भी। तो सर्सी पूछती है कि तुमने ये क्या किया। तो बोलता है कि मैंने इसको सिर्फ ये भुलवा दिया कि वो हमें उसने कभी देखा भी था और हमें से वो कभी मिली भी थी। तो सर्सी एकदम घबरा जाती है।
तो कारिस बोलता है कि तुम्हें घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम सब ने ये नहीं करा तो सारे के सारे लोग मर जाएंगे और उसमें तुम्हारी दोस्त भी शामिल होगी। वहीं पे थीना बोलती है कि मुझे लगता है कि उन लोग के हाथ मकारी लग चुका है, अब हमें जल्द से जल्द करना होगा। तो सर्सी बोलती है कि मकारी? तो कारिस बोलता है कि हाँ, जिसका नाम मार करी था। तो बोलती है कि ओह, मतलब वो भी इसका पार्ट है। तो थीना बोलती है कि हाँ बिल्कुल, हम सब इसी का पार्ट हैं। मुझे अपने माइंड के अंदर घुसने दो प्लीज़ सर्सी, मैं तुम्हें दोबारा से वापसी वैसे ही बना दूंगा जैसा तुम कभी हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे जो है सर्सी बहुत ज़्यादा बहस कर रही होती है, बात मान नहीं रही होती है। लेकिन आखिर में जब थीना उसको समझाती है तो वो मान जाती है और बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो तुम मेरी दोस्त को सब कुछ वैसे ही वापसी याद दिला दोगे ना। तो कारिस बोलता है कि अगर तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा तो तुम अपनी दोस्त को वो सब खुद याद दिलवा सकती हो। और इस तरह हम देखते हैं कि सर्सी जो उसके हाथ पकड़ती है, जिसके जरिए उसकी सारी इटर्नल पावर्स और मेमोरीज जाग जाती हैं। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि उनके जाने के बाद जो है वहाँ पे ज़ूरस और एजेक भी वहाँ पे आते हैं सर्सी से मिलने के लिए। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे सर्सी, कारिस और थीना वहाँ से जा चुके होते हैं। तो वहीं पर सर्सी बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ उड़ कैसे रही है। तो कारिस बोलता है कि इसको मैं उड़ा रहा हूँ। तो बोलती है कि हाँ, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं मतलब ये था कि ये हवा के अंदर इस तरह से इतना स्मूथ कैसे चल रहा है। तो कारिस बोलता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि ये मैं कर रहा हूँ। तो सर्सी बोलती है कि अच्छा, तो ये बताओ कि मैं सारी चीज़ें कब रिमेंबर करना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे अभी तक कुछ याद नहीं आया है। तो कारिस बोलता है कि मुझे नहीं पता, अक्सर लोगों को तो फ़ौरन याद आ जाता है, लेकिन हो सकता है कि तुम्हें जल्द सब याद आना शुरू हो जाए। और हम यहाँ से देखते हैं कि बेसिकली ज़ूरस जो है पहुँचता है ड्रूक के पास और ड्रूक बोलता है कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ कि तुम लोगों को मेरी मदद की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कीमत अदा करनी होगी। तो ज़ूरस पूछते हैं कि कौन सी कीमत, कैसी कीमत? बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारी मदद करी तो तुम कभी भी मेरी इस कंट्री के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं करोगे, चाहे मैं यहाँ पे कुछ भी करता रहूँ। लेकिन एजेक बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। और तभी एकदम से ज़ूरस बोल देते हैं कि वेरी वेल, तुम जैसा कहो, हमें बस तुम्हारी इस वक्त मदद की ज़रूरत है। और यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं एवेंजर्स टावर न्यूयॉर्क के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर हैंक पिम यानी येलो जैकेट जो खड़े होते हैं और बोलते हैं कि जैन, इसको चेक करो ज़रा, ये बहुत अलग किस्म की एक्टिविटी हमें नज़र आ रही है कैलिफोर्निया की तरफ। तो वहीं पे जेनिफर आती है और बोलती है कि ये कुछ बड़ा लग रहा है। तो वहीं पे हैंक पिम बोलते हैं कि टोनी, ये हैं जैंक और हैंक, वी हैव अ सिचुएशन, क्या तुम प्लीज़ हमारी तरफ आ सकते हो? तो वहीं पे स्प्राइट बोलता है कि तुम लोग सब पागल हो चुके हो, अगर वो जाग गया तो हो सकता है कि वो हम सबको मार दे। तो वो डिविएंट्स बोलते हैं कि तो क्या हुआ, इस सेलेस्टियल ने हमें बनाया है, इसने हमारी तरफदारी करी है, अगर हम इसके लिए अपनी जान भी दे दें तो वो मैं खुशी खुशी करूँगा। उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी तो हम क्यों नहीं उसके लिए अपनी जान दे सकते हैं। और बेसिकली हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपनी बुक की जो कुछ लाइनें होती है उसको पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें लिखा हुआ होता है वो जो है सूरज से ज़्यादा तेज़ चमकता था, बट जब उसने वो बैटरी किया उन लोगों के साथ तो उसकी स्किन को इतना ज़्यादा डार्क कर दिया गया जितना एक तार होता है, बल्कि उस तार से भी ज़्यादा डार्क। वो उसको मार तो नहीं सकते थे, लेकिन उसको उन्होंने इतना अंदर गाड़ दिया, लेकिन वो तब भी ड्रीमिंग करता रहा और फिर भी सारी चीज़ें बदल गईं। ये अब शुरू हो चुका है क्योंकि वो ज़मीन के अंदर है, इसलिए उसको सनलाइट टच नहीं करती है, उसका क्लेस ब्लैक है, इसलिए वो सो रहा है और सिर्फ ड्रीम कर रहा है। लेकिन हम वहीं से देखते हैं वो दोनों डिविएंट्स होते हैं वो बेसिकली उस जगह की ज़मीन फाड़ते हैं और वहाँ से हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ड्रीमिंग सेलेस्टियल की जो बॉडी होती है वो ऊपर यानी सरफेस की तरफ आ चुकी होती है। तो वो बोलता है कि ये हुई ना बात, अब हमें सिर्फ थोड़ा देर इंतज़ार करना होगा सुबह होने का, अंटिल द सन राइजेस, और उसके बाद ड्रीमिंग सेलेस्टियल जागेगा। टू बी कंटिन्यूड।